नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कुरुक्षेत्र में। मैं हूं सौरभ शर्मा। बंगाल के राजनीतिक रक्त चरित्र में एक ऐसी हैवानियत हुई है जिसने बर्बरता की सारी सीमाएं तोड़ दी, जिसे सुनकर पूरा देश सन्न है। तस्वीरें तो ऐसी हैं कि देखकर कलेजा कांप उठता है, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा भी नहीं सकते। सोचिए, 7 साल की एक बच्ची को हत्यारों ने उसी के घर के अंदर जिंदा जला दिया। इस बच्ची के अलावा उसी घर की 6 महिलाएं भी नफरत की आग में राख हो गई। और जब मैं राख शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं तो सोच समझ कर रहा हूं। कुल मिलाकर हत्यारों ने 8 लोगों की जिंदा ही चिता जला डाली। वारदात पश्चिम बंगाल के बीरभूम की है, रामपुर हाट इलाके की है, जहां तृणमूल कांग्रेस के एक उप प्रधान भादु शेख, इन पर बम से हमला हुआ, उसकी हत्या कर दी गई। आरोप है कि इसके बाद भादु शेख के समर्थकों ने 12 घरों के दरवाजे, गांव के 12 घरों के दरवाजे पहले बाहर से बंद कर दिए और फिर उनमें आग लगा दी। यह भयानक वारदात जितनी भयानक है, इस पर हो रही राजनीति और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान उतना ही शर्मनाक है। ममता बनर्जी इस जघन्य हत्याकांड पर बोलने की बजाय यूपी बिहार से तुलना कर रही हैं। सबसे पहले आप उन्हीं की बात सुनिए। এতদিন কোথায় ছিলে ভাই? कोई उन्नयन নিয়ে তো কিছু হয় না, হাতরাস নিয়ে কিছু হয় না, লখিমপুর নিয়ে কিছু হয় না, দিল্লিতে দাঙ্গায় অত লোক মারা গেল কিছু হয় না। এখানে তোমরাই ঘটনা ঘটাবে, আর ঘটনা ঘটার পর তারপরে একদিকে কোর্ট আর একদিকে তোমাদের ফেসমু মানে দর্শনধারী চেহারা নিয়ে টিভিতে বসে পড়বে সেজে গুজে, কে কত গালাগালির কম্পিটিশন করতে পারে। একটা ঘটনা ঘটেছে, তার নিন্দা করি, আমরা তীব্র নিন্দা করি। যদি একটা 10 কোটি 11 কোটি লোক আছে এখানে, কেউ একটা আগুন লাগিয়ে দিচ্ছে, একটা খুন হয়ে যাচ্ছে, আমরা চাই না, কিন্তু অজান্তে হয়ে যায়, সঙ্গে সঙ্গে অ্যাকশন নেওয়া হচ্ছে কি হচ্ছে না। এই ঘটনা শুধু এখানে নয়, এখানের থেকে অনেক বেশি গন্ডায় গন্ডায় উত্তরপ্রদেশ, বিহার, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশে হয়, গুজরাটে হয়। আমরা সেটাকে জাস্টিফাই করছি না, কিন্তু আমরা যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে ঘটনা ঘটেছে, অন্যায়, ঘটনার বিরুদ্ধে অ্যাকশন হবে। बंगाल में इस वारदात पर जिस एक्शन की बात ममता बनर्जी कर रही हैं, उसकी बात हम भी करेंगे। आपको बताएंगे कि वहां एक्शन के नाम पर क्या हो रहा है। और जब वो कहती हैं कि मैं जस्टिफाई नहीं कर रही, तो उसी सांस में फिर वो और राज्यों की बातें और वारदातों की बातें क्यों करती हैं। ममता बनर्जी यूपी बिहार कर रही हैं, तो बीजेपी इस मुद्दे पर जबरदस्त तरीके से आक्रामक है। आज संसद में भी इस जघन्य हत्याकांड के विरोध में प्रदर्शन किया गया। उधर पश्चिम बंगाल के रामपुर हाट में शुभेंदु अधिकारी ने मोर्चा संभाला। सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ वो रामपुर हाट पहुंचे और पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला। ये देखिए, सांप में बीजेपी का भूत उसकी दिमाग में चढ़ रही है। ये उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतने का बात है, उसका दिमाग थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। तो क्या करें, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, ये सीबीआई नहीं होना चाहिए, सेंट्रल फॉरेंसिक तो आ रहा है, जो दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट तो इंटरवेंशन करे। तो क्या यहाँ पे राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति को ना भगाए, क्या प्रेसिडेंट रूल का डिमांड करेंगे, ताकि विटनेस रहे? प्रेसिडेंट रूल का डिमांड करेंगे। प्रेसिडेंट रूल इज ओनली सॉल्यूशन टू सेव आवर बंगाल। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, चर्चा में स्वागत करना चाहते हैं। हमारे साथ राकेश सिन्हा जी जुड़ रहे हैं, राज्यसभा के सांसद हैं। राकेश जी, बहुत स्वागत है आपका। और शांतनु सेन जी टीएमसी के सांसद हैं। शांतनु जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडियो में हमारे साथ 2 वरिष्ठ पत्रकार हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, रोहन दुआ जी, आपका स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ ऑडियंस में बहुत सारे प्रबुद्ध मेहमान जुड़े हुए हैं, जो कि समझते हैं इस देश की राजनीति को भी, और आज कमेंट भी करना चाहेंगे, सवाल भी पूछना चाहेंगे आप लोगों से। मैं राकेश सिन्हा जी आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। आपकी पार्टी अब खुल करके बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रही है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। आप गंभीरता से मांग उठा रहे हैं या केवल ये राजनीतिक अंक स्कोर करने के लिए? सौरभ जी, किसी भी समाज में निर्दोष लोगों की हत्या हो जाना और नृशंस हत्या हो जाना, और नृशंस हत्या को वहाँ की राज्य व्यवस्था के द्वारा उसके औचित्य को बताना, उसकी जांच में रुकावट डालना, हत्या के तरीके पर थोड़ी भी संवेदनशीलता नहीं दिखाना, क्या उस समाज को, चाहे वहाँ राजतंत्र हो या जनतंत्र हो, औचित्य साबित किया जा सकता है?
जिसके बेटे मारे जाते हैं, जिसका पति मारा जाता है, जिसका भाई मारा जाता है, उसके घर में जाकर देखिए। राजनीति करना हमारे लिए आसान है, हम एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे, राजनीति चलती रहेगी, लेकिन राजनीति का यथार्थ होता है जनता के हित की बात करना। जनतंत्र कोई नई बात नहीं, 1952 से इस देश में चुनाव हो रहा है, अलग अलग पार्टियां सत्ता में रही हैं। 67 में कांग्रेस पार्टी को विपक्ष ने विस्थापित कर दिया था, लेकिन हमने किसी के घर को नहीं चलाया। उत्तर प्रदेश में हम भारी बहुमत से आए हैं, उत्तराखंड में हम भारी बहुमत से आए हैं, आम आदमी पार्टी पंजाब में लैंडस्लाइड विक्ट्री लेकर आई है। कहां आप सुन रहे हैं कि लोगों की हत्याएं की जा रही हैं? एक निर्दोष महिला जिसके पति ने बीजेपी को वोट दिया, उसको रोककर, उसको पकड़कर गैंग रेप किया जा रहा है। उस राज्य की मुख्यमंत्री एक महिला मुख्यमंत्री है, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं। दुर्भाग्य की बात है कि जिस रास्ते से संघर्ष करके वो मुख्यमंत्री बनी है, जिस रास्ते से मुख्यमंत्री बनने से पहले सीपीएम के उस हिंसा को देखा, हमने ममता बनर्जी को यह सोचा था आरंभ में कि वो हिंसा के दौर से गुजरी है, उनकी हत्या की कोशिश हुई है, उनके साथ सब प्रकार की जाति हुई है, तो वहां आने के बाद अपने साथ हुए दिनों को देखते हुए लोकतंत्र के उस खूबसूरती को वापस करेंगे। लेकिन मार्क्सवादियों से कहीं खतरनाक, कहीं डेंजरस ये ममता बनर्जी साबित हो रही है। ये तानाशाह हैं, ये क्रूर तानाशाह हैं, ये सीजर की तरह व्यवहार कर रही हैं, जिन लोगों को आग में जिंदा जला दिया गया है चुनाव के बाद। यह पहली घटना नहीं है। जब 2014 के में जब पंचायत के चुनाव में क्या हुआ, अनकंटेस्टेड आ गए, 1/3 लोग अनकंटेस्टेड आ गए। बंगाल जैसे राज्य में जितनी राजनीतिक चेतना इतनी अधिक है, वहां अनकंटेस्टेड, डर से लोग नॉमिनेशन फाइल नहीं कर रहे। अभी जो पोल हुआ उसके बाद गैंग रेप हुआ, सबको मालूम है जी। सीबीआई जाएगी, आप जाने नहीं देंगे, पुलिस ऑफिसर जाएंगे, जाने नहीं देंगे, अन्य राजनीतिक पार्टियों को वहां रहने नहीं देंगे। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन के अलावा कोई विकल्प नहीं है। यह ममता बनर्जी इस पश्चिम बंगाल के उस खूबसूरती को, उस रविंद्रनाथ टैगोर को, स्वामी विवेकानंद को, राजा राम मोहन राय के उस खूबसूरत इतिहास को, राजराजा बासु के उस खूबसूरत इतिहास को, नवा गोपाल मित्रा के उस खूबसूरत इतिहास को आज क्रूरता में परिवर्तित कर रही हैं। जो एक हरियाली था संस्कृति का, उसको रेगिस्तान बना रही हैं, कैक्टस बो रही हैं। ममता बनर्जी इस देश की सबसे अधिक बेईमान राजनीतिक हैं। उनके भतीजे की आज चूंकि पूछताछ हो रही है, 2000 करोड़ का गबन का आरोप है। पहले इस विषय पर इस विषय पर बात करने जो आपने कहा, मैं एक अंतिम बात कह दूं। देखिए, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से हर फ्रंट पर ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को गर्त में ले जा रही हैं। लोगों की बर्बर हत्या किसी भी शासन व्यवस्था को सत्ता में बने रहने का नैतिक संवैधानिक अधिकार नहीं देता है। शांतनु सेन जी, आपने सुना राकेश सिन्हा जी को, संसद में आपके साथ ही उन्होंने कहा 356 के अलावा, प्रेसिडेंट्स रूल के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा बंगाल को वायलेंस, हिंसा से बचाने के लिए। ममता बनर्जी ने आज कहा कि हां, एक वारदात हुई है, हम उसकी जांच करा रहे हैं, लेकिन साथ साथ यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, ये याद दिलाने की क्या जरूरत थी? नहीं, सबसे पहले तो हम ये बोलेंगे कि आपने शुरू में जो क्लिपिंग दिखाया है गलत काम है। अगर आपको दिखाना है तो पूरा दिखाइए। क्या वो बीच में से आपको जो पसंद है वो चुन के मत दिखाइए। ममता बनर्जी का स्टेटमेंट अगर दिखाना है तो पूरा दिखाइए। जितना सा दिखाने से बीजेपी को सुविधा होगा, सिर्फ इतना दिखाने से काम नहीं चलता है। व्हेन यू आर सिटिंग ऑन द सीट ऑफ एंकर, यू हैव टू बी न्यूट्रल एंड पार्शियल। सर, आई एम वेरी न्यूट्रल, आई एम वेरी इम्पर्सनल। आप मुझे बता दीजिए ममता बनर्जी ने और क्या कहा था? आपको हमने आपकी पार्टी का पक्ष रखने के लिए बुलाया। अगर ममता बनर्जी ने नहीं बोला तो आप डिनाई कर दीजिए। हम बोल So please don't make any personal allegations. Don't make any personal allegations, Mr. Shantanu Sen. नहीं, उसके नो आई एम नॉट मेकिंग एनी पर्सनल एलिगेशन। हमने बोला है अगर आपको दिखाना है तो यू हैव टू, आई एम नॉट हियर टू शो ममता बनर्जी's full speech. एवरी डे I cannot show her full speech. कट गया। ममता बनर्जी ने जो बोला है वो दिखाया जा रहा है। ममता बनर्जी ने यह भी कहा है कि हम जांच करा रहे हैं, वो भी दिखाया गया है। लेकिन साथ साथ ममता बनर्जी तुलना करती हैं उसकी, मध्य प्रदेश में, यूपी में, बंगाल, बिहार में गुंडे बैठे हैं, फिर कहती मैं जस्टिफाई नहीं कर रही हूं। जस्टिफाई नहीं कर रही तो कंपेयर क्यों कर रही हैं? उनका फोन कट गया, दोबारा आप उनको फोन लगा रहे हैं। हर्षवर्धन जी, बहरहाल जी चर्चा आगे बढ़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि यह कोई अपवाद घटना हुई है। पश्चिम बंगाल से ऐसी वारदातों की खबरें लगातार आती हैं, लेकिन यह जरूर है कि उनकी उतनी बात नहीं होती। देखिए सौरभ जी, मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि ये एक ह्यूमन के तौर पर, एक मनुष्य के तौर पर शर्मसार हो रहे हैं हम सब,
और ये एक राज्य में है, भारत के उस राज्य में है जहां लोकतंत्र को हमने सब पर तरजीह दी। और जब हम इसको इस तरह से देखते हैं कि घटनाएं हर जगह होती हैं, लखीमपुर खीरी भी हुआ, हाथरस भी हुआ, उन्नाव भी हुआ, राजस्थान में भी ढेर सारे मामले आते हैं। मैं जरा रोकता हूं आपको, फोन कनेक्ट हो गया, मैं चाह रहा हूं उनकी बात पूरी आ जाए। शांतनु जी, थैंक यू, फोन डिस्कनेक्टेड हो गया था। मेरा कहना यह है, ममता बनर्जी उनका पूरा स्टेटमेंट में इसके पहले क्या किया, इनके पहले शुरू में उन्होंने बोला कि एवरी डेथ इज पेनफुल। उन्होंने बोला कि ये घटना घटने का तुरंत हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया। अब तक 20 आदमी अरेस्ट हो चुका है। एसडीपीओ से लेकर एसपी से लेकर ओसी से लेकर सबको क्लोज कर दिया गया है। 3 मेंबर का सीट बनाया गया है। डीजीपी ऑफ वेस्ट बंगाल तब से लेकर वहाँ पर बैठा हुआ है। मिनिस्टर को भेजा गया है। उन्होंने फुल बोल रहा है कि एक आदमी को भी हम नहीं छोड़ेंगे, सबको कड़ी सजा दिया जाएगा। आपको ये भी दिखाना चाहिए ना। इसके बाद उन्होंने बोला कि और कोई राज्यों में होता है तो इतना हवा नहीं होता है, यूपी में होता है, मध्य प्रदेश में होता है, गुजरात में होता है, वो आपने दिखाया, लेकिन पहला वाला बात नहीं दिखाया। राजेश जी का प्रॉब्लम है, उनको मालूम है पूरा देश में अगर किसी से डर है उनका तो है ममता बनर्जी से, क्योंकि एक ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस ही है जो बीजेपी को रोक सकता है, रोक के दिखा दिया पिछले चुनाव में। और इन्होंने बात कर रहा है रविंद्रनाथ टैगोर विवेकानंद जी का। अरे इनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सामने बैठे बैठे उनका हमारा अमेरिका का प्राइम मिनिस्टर विवेकानंद का स्पेलिंग नहीं बोल पा रहे थे, उनको प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे थे, और प्रधानमंत्री बैठे बैठे रिलीज कर रहे थे। बीजेपी का लीडर को मालूम नहीं है रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म कब हुआ था, कहाँ जन्म हुआ था। और इन लोगों से हमको सीखना पड़ेगा, रविंद्रनाथ ठाकुर और स्वामी विवेकानंद, इनका भारी से भारी जवाब हमारा बंगाल का जनता दे दिया था 2021 का चुनाव में। और राजेश जी को यह मालूम है अगर पूरा देश में कोई रुक सकती है तो उनका नाम ममता बनर्जी। इसके लिए सब पीछे ममता बनर्जी के पीछे पड़े हुए हैं। इनका नतीजा आपको मिल गया था 2021 में, आने वाला 2024 जी आपकी पॉलिटिकल आरोपों का जवाब तो राकेश सिन्हा जी देंगे। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं और आप भी इस पर सोचिएगा और बोलिएगा भी। आपने अभी कहा कि ममता बनर्जी ने दूसरे हिस्से में जो हमने सुनाया उसमें जो बोला, बाकी जगहों पर घटनाएं होती है तो उसकी चर्चा नहीं होती। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये आपकी बात गलत है, फैक्चुअली गलत है। आप याद कीजिए उन्नाव में जब हुआ था तो क्या हुआ था, बीजेपी के नेता को जेल में डाला गया था। किसकी वजह से? क्योंकि उस वारदात की उतनी चर्चा हुई थी, उतना दबाव बनाया गया था उस सरकार के ऊपर। लखीमपुर खीरी कांड आप समेत पूरे देश के नेताओं ने कितना उठाया, कितनी उसके बारे में चर्चा हुई। मंत्री का बेटा जेल गया, आप लोगों ने उसका क्रेडिट भी लिया। तो आप ये नहीं कह सकते कि उनकी चर्चा नहीं होती। हाथरस की घटना में मीडिया को रोका यूपी की सरकार ने, पूरे मीडिया ने उसके खिलाफ स्टैंड लिया। लेकिन आज बंगाल में अगर 8 लोगों को जलाकर जिंदा मार दिया जाता है तो आप ये नहीं कह सकते कि इसके बारे में इतनी बात क्यों कर रहे हैं। नहीं, कौन बोल रहा है? बात कीजिए ना, डिस्कशन कीजिए, लेकिन इम्पार्शियली कीजिए। इसलिए तो हम बोल रहे हैं कि पहले इन्वेस्टिगेशन को खत्म होने दीजिए पहले, जबकि आज कोर्ट का राय भी बोला है सीबीआई नहीं, बंगाल का जो इन्वेस्टिगेशन कमेटी है उसको इन्वेस्टिगेशन करने दीजिए। ये हम नहीं बोल रहा है, आज कोर्ट का राय आया है। तो लेट द इन्वेस्टिगेशन बी कंप्लीट फास्ट, लेट द रिपोर्ट कम ऑन द सरफेस। तो उसके बाद देखिए कल्पिट का अगेंस्ट में स्टेप लिया जा रहा है कि नहीं लिया जा रहा है। अच्छा राकेश जी आपकी बात का जवाब दे, उस पर हर्षवर्धन जी भी कुछ पूछना चाहते हैं आपसे। राकेश जी। शांतनु जी एक सवाल का जवाब आप बोलिए। राकेश जी मैं एक बात कहना चाहता हूं। देखिए टीएमसी और बीजेपी की लड़ाई रहेगी, सैद्धांतिक लड़ाई रहेगी, दोस्ती भी होगी, लड़ाई भी होगी। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कोई अस्वाभाविक बात नहीं है। जब हम प्रतिद्वंदी हैं, चुनाव में जाते हैं तो आपस में आरोप प्रत्यारोप भी लगाते हैं। मेरा सिर्फ एक ही कहना है कि जो लोग मुझे वोट नहीं दें उत्तर प्रदेश में, उस कार्यकर्ता को के घर जाकर उसकी पत्नी के साथ हमारे बीजेपी कार्यकर्ता गैंग रेप करें, और जो पंजाब में एक आम आदमी पार्टी को नहीं दे उसका गैंग रेप हो जाए, जो बंगाल में नहीं दे उसका गैंग रेप हो जाए। अरे आप तो हमें मार रहे हैं, हमारी पत्नी ने क्या बिगाड़ा, हमारी बहन ने क्या बिगाड़ा? एक शेड्यूल कास्ट के लोगों ने एक मोहल्ले में हमें वोट दिया और 9 मई 2021 को क्या किया आपने? 17 ईयर ओल्ड शेड्यूल कास्ट की एक महिला को गैंग रेप कर दिया। मैं कितना नाम गिनाऊं, उन महिलाओं का नाम बोलना, उनका जो बेचारी इस दुनिया में नहीं, उनका अपमान करना है। राकेश जी आप कह रहे हैं कि आप आवाज उठा रहे हैं तो केवल ये जो वारदात कल हुई है इसके ऊपर नहीं, इसकी एक श्रृंखला है वायलेंस की, आप कहना चाहते हैं?
मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जो इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर, एक बात कह के मैं समाप्त करूंगा, इनको तो ज्ञान हो गया। रविंद्रनाथ टैगोर की पत्नी का निधन हो गया, उनकी बेटी मर गई, उनके घर में 6 डेथ हुए, उसके बाद भी गीतांजलि लिखा। उन्हें समाज, इतनी संवेदनशीलता का वह प्रदेश है कि आप वर्णन नहीं कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जब थे, इतने दुनिया में प्रसिद्ध थे, उनकी माँ को एक झोपड़ी में रहना पड़ता था जिससे पानी गिरता था। उन्होंने राजा अजीत सिंह को यह लिखा कि 100 रुपए महीने मेरी माँ को भेजिए जिससे जीवन चला सके, जिसने लाखों रुपए कमाकर इस देश के गरीबों के लिए दिए। उस प्रांत की मुख्यमंत्री ऐसा कर रही हैं। कहां स्वामी विवेकानंद, कहां रविंद्रनाथ टैगोर, कहां आशुतोष मुखर्जी, कहां श्यामा प्रसाद मुखर्जी, कहां ज्योति बासु और कहां ये ममता बनर्जी। आप देख लिए क्या अंतर। चलें ठीक, हर्षवर्धन जी अपना सवाल आप पूछें। ये शांतनु जी आपके लिए सवाल आ रहा है, राकेश जी के बाद जरा एक सवाल और सुन लीजिए आपके लिए। हर्षवर्धन त्रिपाठी। शांतनु सेन जी से मेरा सवाल है कि क्या भारत में स्वतंत्रता के बाद कोई एक राज्य आप बता दीजिए जहां चुनाव के बाद वहां के लोगों को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा हो, और क्या कभी ऐसा भी हुआ कि इस तरह की निशंस हत्याकांड, दुष्कर्म, दुराचार, घर जलाना ये सब हो जाए और कभी उस घटना की सच्ची रिपोर्ट तक सरकार की तरफ से नहीं आती? तीसरी बार मुख्यमंत्री बन गई ममता जी। शांतनु जी। पहला सवाल का आंसर मेरा यह है, वो बोल रहे थे कि स्वामी विवेकानंद जी का माँ झोपड़ी में रहती थी। ममता दीदी को आके देखिए किस तरह का लाइफस्टाइल वो लीड करती है। वो नरेंद्र मोदी का जैसा 10 लाख का सूट नहीं पहनता है, वो करोड़ों का गाड़ी में चढ़ता नहीं है, एसपीजी प्रोटेक्टी होके घूमती नहीं है, जबकि वो Z+ कैटेगरी का प्रोटेक्टी है। इसलिए उत्तर प्रदेश में जब गया था, आपका कार्यकर्ता उसको मारने के लिए लगे हुए थे। ममता बनर्जी इज एन आइडियोलॉजी, इज एन आइडल, पॉलिटिकल आइडल इन इंडियन पॉलिटिक्स। और दूसरा जवाब जो बोल रहे थे, ये जो घटना जब घटा था, 2 मई रिजल्ट आया था, 2 मई का बाद 5 तारीख तक द लॉ एंड ऑर्डर वाज अंडर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो हु विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी? कमाल की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कोई एक राज्य बताइए ना, चुनाव आयोग तो हर जगह सर रहता है। कभी नहीं, हम बोल दे गुजरात, यूपी, मध्य प्रदेश और कितना बोले, कहां बंगाल में कुछ होता है तो जांच होता है। सवाल ये पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा राज्य है देश में जहां पर पार्टी अगर चुनाव जीत जाती है तो उसके कार्यकर्ता दूसरे पार्टी के लोगों को या उनके वोटरों को मारते हैं? आप बोलिए, हाथरस में क्या हुआ, हाथरस में क्या हुआ, उन्नाव में क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर में कितना आदमी को मारा गया। बस आप भी वही करने लगे, तुलना करने लगे। आए कंपैरिजन करने की जरूरत क्या है शांतनु जी? अरे कंपैरिजन करने का जरूरत इसलिए है, जोगी जी को चुनाव जीतने के लिए बंगाल का फ्लाईओवर का फोटो दिखा के बोलना पड़ता है कि ये यूपी का डेवलपमेंट है। अब समझा मेरे बात? जोगी आदित्यनाथ को जीतने के लिए बंगाल का फ्लाईओवर का फोटो बेचना पड़ता है। नहीं सर, आप असली सवाल नहीं बता रहे हैं सर। शांतनु जी बहुत, आप सांसद हैं शांतनु जी, आप सांसद हैं, आपसे एक सवाल मैं पूछ रहा हूं कि देश के किस राज्य में जनता को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा क्योंकि उसके दूसरी विचारधारा के लोग जीत गए थे? एक राज्य बताइए ना, आप क्यों दाएं बाएं जा रहे हैं? बंगाल में ऐसा नहीं होता है। बंगाल आप गलत नहीं, अभी के चुनाव की मैं बात कर रहा हूं सर। अभी की तो रिपोर्ट है ब्यूरो, क्या बोलते हैं सर, SC मॉनिटरिंग कमेटी, ह्यूमन राइट्स कमीशन, कलकत्ता हाई कोर्ट। बोलिए, अरे आप नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन छोड़िए, आके बीजेपी को लेके घूमता है। यहाँ पर जो गवर्नर है बीजेपी को लीडर को लेके हेलीकॉप्टर में घूमता है। क्या आपका जो कमीशन का मेंबर आता है बाहर से, 5,000 लोग, दावा यह है कि 5,000 लोग उनको आपके पार्टी के लोगों ने इतना मारा, इतना पीटा, इतना परेशान किया कि वो छोड़कर चले गए। सीबीआई से लेकर, ईडी से लेकर, इनकम टैक्स को लेकर कोई ऑटोनोमस बॉडी को सेफोनिफिकेशन से बचाया नहीं दिया। नहीं सर, आप बहुत विचित्र जवाब दे रहे हैं कि सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स सेंटर ने लगा दिया तो आप वहां बंगाल में लोगों को मार देंगे। सर कैसा जवाब दे रहे हैं आप? आप एक जिम्मेदार सांसद हैं, आप जवाब ही उलट दे रहे हैं। बंगाल में अगर कुछ घटना घटती है तो उसका जांच होता है, और यूपी में कुछ होता है तो पुलिस उसको घेर लेते हैं और जला के उसको जिंदा। सर ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री है ना, आप ममता बनर्जी की पार्टी के सांसद हैं, बंगाल की बात कीजिए। यूपी में जब वारदातें होती हैं तो यूपी का जवाब हम मांगते हैं लोगों से। क्यों नहीं बोलेंगे?
बंगाल में कुछ घटना घटने से उसका कार्रवाई होता है। यूपी में हाथरस में जब एक लड़की को रेप किया गया, उसको पुलिस घेर लिया और उसको घर वालों को देखने भी मौका नहीं मिला, उसको जिंदा जला दिया। हाँ ठीक है, किया इन्होंने, और गलत किया, बहुत गलत किया, सबने बोला गलत किया। मिनिस्टर का गाड़ी किसानों को कुचल के चला जाता है, कहाँ होता है? और उस मिनिस्टर को, बच्चे को यूपी इलेक्शन का पहले बेल आउट करके निकाला जाता है जब यूपी जीतने के लिए। ये कहाँ होता है? सर आपने एक इनके बार बार पूछने के बावजूद इनके सवाल का जवाब नहीं दिया। हिंदुस्तान में एक ऐसा राज्य बता दिए जहां पार्टी चुनाव जीत जाती है तो उसके बाद उन लोगों को मार मार के भगा दिया जाता है जिन्होंने वोट नहीं दिया। इसका जवाब आप दे दीजिए। वहां पर बमों की, आपके यहाँ बमों की फैक्ट्रियां पकड़ी जाती हैं, बम बनाने वाले बम बनाते बनाते विस्फोट में मारे जाते हैं। अगर अब अरे कहां से आता है? वो कहां से आता है? कहां से आता है? जैसे डेड बॉडी आता है बिहार से, ऐसे रिवॉल्वर आता है यूपी से। जैसे डेड बॉडी आता है यूपी से। ये क्या कह रहे हैं शांतनु सेन जी? आप एक रोहन दुआ ठीक कर, चलिए ठीक है सर, ठीक है ये बोल रहा है। मैं आपके सामने इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट को खड़ा कर रहा हूं। रोहन दुआ द न्यू इंडियन से हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं। रोहन, बीजेपी, मैं तो कहता हूं चलिए बीजेपी इल्जाम लगाती है, इससे शुरू करता हूं। बीजेपी इल्जाम लगाती है कि हजारों लोगों को पलायन करने पर मजबूर होना पड़ा ममता बनर्जी के जीतने के बाद। बीजेपी इल्जाम लगाती है कि उसके 50 से ज्यादा कार्यकर्ता 1 वर्ष के अंदर मारे जा चुके हैं टीएमसी कार्यकर्ताओं की तरफ से। इन आरोपों में कहीं कोई सच्चाई है या ये प्योर झूठे पॉलिटिकल आरोप? नहीं, बिल्कुल सौरभ, मैं आपको ये कहूंगा कि एनएचआरसी की टीम 10 जून से लेके 24 जुलाई तक पिछले साल गई। वायलेंस हुआ 2 मई को। रिपोर्ट में इतनी सेंसिटिव रिपोर्ट थी कि उसमें जो तथ्य सामने आए आप वो सुन के हैरान आ जाएंगे। 5000 लोग पलायन करके असम में चले गए थे, और जब वो असम में गए ना तो ममता बनर्जी की सरकार ने उनको वापस लाने के लिए कोई प्रयास किया, और ना ही जो लोगों के खिलाफ मुकदमे हुए थे उनके खिलाफ कोई आगे एक्शन लिया गया। आप मानेंगे नहीं कि करीब 1300 लोगों अक्यूज एफआईआर में किया गया। उसके बाद मांग करी गई कि सीबीआई के पास में मुकदमा ट्रांसफर होकर केस जाए, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको ये बता दूं कि ओवरऑल अगर आप सेंटिमेंट्स देखेंगे पिछले 1 साल के 5000 लोगों में से सिर्फ 100 लोग जो थे जिन्होंने कोशिश करी कि वो वापस बंगाल में जा सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ममता सरकार ने कभी भी एक आदमी को, एक ऑफिसर को, आईएएस ऑफिसर को जो कि डिप्यूट करना चाहिए था वहां पे जाके असम में वापस लाने के लिए, वो तक डिप्यूट नहीं किया। सेकंड जो चीज इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर वो 1300 लोग जो पकड़े गए थे जिनके खिलाफ वो एफआईआर हुई थी, उनमें से 1000 लोगों को जमानत कैसे मिल गई? इनके एमपी बात कर रहे हैं कि यूनियन मिनिस्टर के बेटे को जमानत मिली चुनाव से पहले। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि 1300 लोग जिनके खिलाफ मुकदमा हुआ उनमें से 1080 लोगों को तो बेल दे दी गई विद इन 2 वीक्स। तो 2 हफ्ते में वायलेंस के बाद में एनएचआरसी की रिपोर्ट आने के बावजूद भी अगर आप बेल पे उनको छोड़ देते हैं तो इंसाफ कैसे मिलेगा? और ये इस देश का एक बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि जहां जहां भी पलायन होता है ऐसी सरकारें आती हैं जो उस पलायन को कंट्रोल करने के बजाय पलायन को और ऐसे सेंटीमेंट तैयार करती है कि पलायन और हो। अगर हमने कश्मीर में पलायन देखा, शामली में देखा, तो क्या वेस्ट बंगाल में भी हम वही चीज देखेंगे क्या? इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बंगाल में हुई हिंसा पर 8 लोगों को जिंदा जला दिए जाने की वारदात पर पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान दिया है। आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। सबसे पहले मैं पश्चिम बंगाल के वीरभूम में हुई हिंसक वारदात पर दुख व्यक्त करता हूं, अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं आशा करता हूं कि राज्य सरकार बंगाल की महान धरती पर ऐसा जघन्य पाप करने वालों को जरूर सजा दिलवाएगी। मैं बंगाल के लोगों से भी आग्रह करूंगा कि ऐसी वारदात को अंजाम देने वालों को, ऐसे अपराधियों का हौसला बढ़ाने वालों को कभी माफ न करें। इस वक्त मौजूद हैं बीजेपी से राकेश सिन्हा और शांतनु सेन तृणमूल कांग्रेस से। मैं पहले आपसे पूछना चाहता हूं राकेश सिन्हा साहब, जब वो बंगाल के लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि ऐसी वारदात को अंजाम देने वालों को और अब ऐसे अपराधियों का हौसला बढ़ाने वालों को माफ न करें, तो वो किन के लिए कह रहे हैं?
देखिए, वास्तव में बंगाल की धरती, जिसके लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इतनी तपों की तप भूमि है, जिस महान धरती की बात कही, महान धरती के उन महान संतानों को जिन्होंने लोकतंत्र का उपयोग करते हुए एक पार्टी को जिताया और पार्टी अक्षमता सिद्ध कर रही है, तो लोकतंत्र में अंतिम अपील जनता से ही होती है, जनता ही जनार्दन होती है। और जनता से उन्होंने अपील की है, ऐसी ताकतों को अपने जनमत के द्वारा, अपनी ताकत के द्वारा परास्त करें, उन्हें उत्साहित ना करें। देखिए, एक बात देख लीजिए, ममता बनर्जी का मन क्यों बढ़ रहा है। चुनाव जीतना कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं होती है, चुनाव हम भी जीतते हैं। हर चुनाव जीतने के बाद हम अपने औचित्य को साबित, लोकतंत्र के प्रति अपने प्रतिबद्धता को साबित करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में चुनाव जीत कर आए, कितने लोगों ने किस किस प्रकार से अवार्ड वापसी का विरोध किया है, लेकिन किसी भी विरोध करने वाले के साथ हमने कोई ऐसा दुर्व्यवहार तक किया। लोग टेलीविजन चैनल पर आकर अवार्ड वापस कर रहे थे, कई बातें करते, अंत में क्या हुआ, जनता ने साबित कर दिया हम किसके साथ हैं और हमारी प्रतिबद्धता थी। ममता बनर्जी का उत्साह इसलिए बढ़ रहा है कि वहां वामपंथी समाप्त हो गए, कांग्रेस समाप्त हो गई, आज भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी ताकत के रूप उभरी और हम आने वाले दिनों में सत्ता में आएंगे। लेकिन जनता को अब निर्णय करना पड़ेगा कि ऐसी ताकतों को कैसे परास्त करें। 1974 के आंदोलन में इंदिरा गांधी को सबसे पहले जनता ने चुनौती दी थी। आज पश्चिम बंगाल में जो ममता बनर्जी सीबीआई को जाने से रोकती हैं, ईडी को जाने से रोकती हैं, किस बात का डर है। अभिषेक बनर्जी का एम्पायर 900 करोड़ लेने का इल्जाम है इलीगल कोल माइनिंग से। उस गरीब जनता से पूछिए जो आज बंगाल में आज भी अपने कमर पर बोझ ढोती है, जो अब लोग रिक्शा चलाते हैं, उस जनता से पूछिए। ममता बनर्जी के जो, मुझे लगता है शांतनु सेन जी एक बड़े अच्छे प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, उनकी भी आत्मा कांपती होगी किस नेतृत्व के साथ वे काम कर रहे हैं। एक अंतिम बात मैं कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी की अपील जनता से वह अपील है कि आप अपने कॉन्सेंस के आधार पर, जनमत के आधार पर, लोकतांत्रिक तरीके के आधार पर संवैधानिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आप खड़े हो जाएं। सरकार आपके कमान में आएगी, जनता ही अंकुश लगा सकती है। ऐसे जनता ममता बनर्जी की सरकार पर अंकुश लगाए, प्रधानमंत्री की पश्चिम बंगाल की जनता से अपील बता रहे हैं राकेश सिन्हा जी। पश्चिम बंगाल में हुए विभत्स हत्याकांड पर 8 लोगों को जिंदा जला दिए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अब अपना बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि वो पश्चिम बंगाल की जनता से अपील करते हैं कि जो लोग ऐसे अपराधियों को बढ़ावा देते हैं वो उनको सबक सिखाएं। शांतनु जी, क्या कहेंगे आप प्रधानमंत्री की बात पर? नहीं, सबसे पहले हम ये बोलेंगे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से आज बंगाल का इस इशू के बारे में अपना कंसर्न दिखाया, हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि देश में और कभी भी कहीं भी किसी राज्य में ऐसा घटना घटते हैं तो वहाँ पर भी प्रधानमंत्री को इस तरह का कंसर्न दिखाना चाहिए था। लेकिन जब यूपी में कुछ घटना घटती है, जब राजस्थान में या बिहार में या गुजरात में कुछ घटना घटती है, जब हाथरस में इतना बड़ा घटना घटी, जब किसानों को कुचल दिया गया, तब प्रधानमंत्री का बयान हम लोगों ने नहीं देखा, नंबर 1। नंबर 2, प्रधानमंत्री को यह कहने का, वो उन्होंने उनका तरीके से बोला, लेकिन ये कहने का जरूरत नहीं है, जबकि हमारा बंगाल का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उनके बोलने का बहुत पहले से ही कार्रवाई शुरू कर दिया और वो बोल दिया एक आदमी को हम माफ नहीं करेंगे, एक आदमी को हम छोड़ेंगे नहीं। और मेरा तीसरी बात यह है, आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री अपना प्यार दिखाया बंगाल के लिए, अपना कंसर्न दिखाया बंगाल के लिए, इसी तरह अगर बंगाल का जितना ड्यूज है, जितना पैसा बंगाल को मिलना चाहिए, अगर इसी तरह प्यार दिखा के उतना पैसा बंगाल को दे दे तो बंगाल का डेवलपमेंट में कभी रुकावट नहीं आएगा। ये तीनों उम्मीद प्रधानमंत्री जी से हम रखते हैं। ठीक है राकेश जी, आपकी बात का जवाब दें, फिर अब मैं यहाँ जो ऑडियंस है ये कुछ कहना चाहते हैं आप लोगों से। जी राकेश जी। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि ममता बनर्जी की कार्रवाई कर रही है, किसी राजनेता की पृष्ठभूमि उसकी विश्वसनीयता तय करती है और पृष्ठभूमि में उसके किए गए कर्तृत्व और व्यक्तित्व आता है। मुझे बता दें, मिथुन घोष अक्टूबर 2021 में उनकी हत्या कर दी गई। पूर्णिमा मंडल के साथ क्या दुर्व्यवहार करने की कोशिश हुई। 2014 के लोकसभा के चुनाव के बाद 16 वर्कर्स को मार दिया गया। नवंबर 2021 में शंभू मांझी की हत्या कर दी गई। ये सब बीजेपी के वर्कर्स थे। सवाल बीजेपी कांग्रेस का नहीं है, सवाल कम्युनिस्ट और आरएसएस का नहीं है। सवाल कि किसी माँ के बेटे को छीनना, किसी पत्नी के पति को छीनना, किसी पति के पत्नी के साथ बलात्कार करना है। इन घटनाओं पर आपने क्या कार्रवाई की? शांतनु जी, आप एक घटना पे बता दीजिए, किसी को जेल, देखिए घटना घटती है 20 लोगों को जेल में ले जाते हैं, वो तो एक रिचुअल है कि पुलिस जाती है 20 लोगों को पकड़ती है, 25 लोग, किसको सजा मिली?
ये करने वाले सब टीएमसी के वर्कर्स हैं। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के वर्कर ने हत्या की फैक्ट्री खोल दिया जी। है। तुम मेरे खिलाफ हो, तुमको काम नहीं करने। आपको बताओ, एक अंतिम बात बता दूं शांतनु जी, अगर मैं गलत होऊंगा तो आप करेक्ट कर दीजिए। पश्चिम बंगाल में यदि आपके पास घर है और अपने घर के भीतर भी काम करवा रहे हैं तो बालू कहां से लाएंगे, सीमेंट कहां से लाएंगे, ये टीएमसी का वर्कर निश्चित करेगा। आपका यदि कोई काम होना है, निजी काम भी होना, तो टीएमसी के वर्कर को बिना कमीशन दिए आप काम नहीं करवा सकते। इतनी अराजकतापूर्ण राज्य को लोकतंत्र कहना, लोकतंत्र के साथ मजाक करना है। आप कह रहे हैं पश्चिम बंगाल में कहना कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र के साथ मजाक है। शांतनु जी जवाब दें, मैं जा रहा हूं लोगों के पास। हम 3 बात कहना चाहेंगे राजेश जी को। नंबर 1, जिस घटना को लेके आज ये डिबेट हो रहा है, उनको याद रखना चाहिए ये डिबेट है, ये कोई इमोशनल ड्रामा करने का जगह नहीं है। उस जगह में इन्वेस्टिगेशन चालू हुआ है, अभी तक ये सबूत नहीं हुआ ये कि पॉलिटिकल राइवलरी है कि क्या है, क्योंकि जो मरा है वो भी टीएमसी का है, जो जिसके खिलाफ आरोप मरा है वो भी टीएमसी का है, हमारा उप प्रधान मरा है, बीजेपी का कोई मरा नहीं है। ये उसको याद रखना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, राजेश जी जो एग्जाम्पल दिया है उनको ये जानना चाहिए अच्छी तरह, उनमें से 2 घटना ऐसे उन्होंने बोला है जो बीजेपी का आपस में इंटरनल क्लैश था, बीजेपी का पार्टी लोग ये मान लिया। इनको मालूम ही नहीं है, बाहर बैठे बैठे बंगाल के बारे में कैसे बोलेंगे, इनको पता ही नहीं है। जिस घटना के बारे में एग्जाम्पल दे रहे थे, बीजेपी का जो स्टेट प्रेसिडेंट है उन्होंने बाद में कबूल कर लिया था कि हमारा इन फाइटिंग के वजह से ये गया है। और नंबर 3, ये आप अच्छी तरह जान के चलिए, ये बंगाल है, यहाँ पर कुछ घटना घटने से कार्रवाई होती है और यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट कार्रवाई होती है, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का जैसा ईडी सीबीआई जैसा वहाँ का कंट्रोल यहाँ का बंगाल का सरकार नहीं करता है, इंडिपेंडेंटली कम करने देते हैं। इसीलिए पश्चिम बंगाल 10 सेकेंड ममता बनर्जी एक चीफ मिनिस्टर है जिन्होंने दिखा दिया है अभी भी तृणमूल कांग्रेस का कोई अगर कोई कल्पिट निकलता है तो उसको भी सजा मिलता है। उनका 1, 2, 3 करके हम एग्जांपल दे सकते हैं, उसको निकाल दिया जाता है। अभी भी तृणमूल कांग्रेस के कॉर्पोरेटर अभी भी जेल में है। कोई पार्टी का ये औकात नहीं है जो उनका लीडर अपना पार्टी का कार्यकर्ता को जेल में भेज के दिखा दे। ये ऑडियंस में एक सज्जन है, कुछ कहना चाह रहे हैं। एक सेकंड, आप किनसे बोलना चाह रहे हैं? मैं 10 सेकंड, हमारे ऑडियंस के एक साथी मेहमान है, बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे थे। 1 सेकंड, हाँ बोलिए। शांतनु जी, मैं देश का आम नजदीक कर दीजिए। मैं देश का आम नागरिक बोल रहा हूं। मुझे मालूम है कलकत्ता के अंदर में ममता बनर्जी जी ने पाड़ाबाजी चलती है, गुंडागर्दी, वहाँ पर गुंडागर्दी से सारे हिंदुओं को व्यवस्थापित कर दिया है। कोई वहाँ पर हिंदू सुरक्षित नहीं है आज के ज़माने में। दूसरी बात, बलात्कार की इतनी घटनाएं हैं जिनका कोई हद नहीं। किन किन को ममता बनर्जी ने आज तक सज़ा सुनाई है? कोई किसी पेपर में आप बताइए। इतने इंसिडेंट हुए हैं जब से ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर बनी है, कितने केसों में आपने किसी को सजा हुई है, आप मेरे को बताइए। मैं देश का आम नागरिक बोल रहा हूँ। और दूसरी बात यह है, आपने जो नरेंद्र मोदी की तुलना ममता बनर्जी से की है, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, आप पार्लियामेंट्रियन हैं, आपको मालूम होना चाहिए। एक स्टेट की चीफ मिनिस्टर के मुकाबले आप नरेंद्र मोदी से कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको ऐसे। एक सेकंड, वो भी मेंबर पार्लियामेंट है, थोड़ा सा आराम से। मुझे क्योंकि ये बात पूछी जाएगी, आप मुझे ये बता दीजिए, आप कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े रहे या अभी जुड़े हैं या कभी नहीं? मैं किसी पार्टी विशेष से जुड़ा नहीं हूं, मैं आम नागरिक हूं। मेरा नाम गोवर्धन पांडे है, देख लीजिए आप। शांतनु जी, सबसे पहले तो हम ये बोलेंगे नरेंद्र मोदी का उसका नसीब इतना अच्छा है कि इस जैसा हम नागरिक बीजेपी का कार्यकर्ता को इस तरीके से हम नागरिक बना के उन्होंने छोड़ दिया। दूसरा बात हम ये बोलेंगे, राकेश जी को एक बात बोलना चाहिए। मुझे पता था ये होगा, इसलिए मैंने आपसे बोल रहे हैं पश्चिम बंगाल में कमीशन पर बात बोल रहे थे ना, और देश का सब कुछ अंबानी और अदानी का पास बेच रहा है नरेंद्र मोदी, इसका बारे में आप क्या बोलेंगे?
और आप गुंडाबाजी का बोल रहे हैं बंगाल में। बंगाल का गुंडाबाजी अगर देखिए तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB, ये बंगाल का डाटा नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट का डाटा है। उस डाटा में देखिए बंगाल का स्थिति क्या है और उससे कितना खराब स्थिति यूपी का है, उससे कितना खराब स्थिति गुजरात का है, ये देख के बात बोलिए। और ये अच्छी तरह जान के चलिए, ये प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर की इशू नहीं है, ये फेडरल स्ट्रक्चर है, ये फेडरलिज्म का एक बात है। चीफ मिनिस्टर भी एक चुने हुए चीफ मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर भी एक चुने हुए चीफ मिनिस्टर है। अगर प्राइम मिनिस्टर खराब काम करेगा तो चीफ मिनिस्टर का हक है प्राइम मिनिस्टर का खिलाफ बोलने के लिए। ऐसा नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर है बोल के चीफ मिनिस्टर कभी कुछ बोल ही नहीं सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। नहीं, ठीक है। ममता बनर्जी भी इलेक्टेड लोगों की पसंद बनकर ही मुख्यमंत्री बनी है, जैसे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। एक सज्जन और है यहाँ पे, अनुज गुप्ता, मैं शांतनु जी से पूछना चाहता हूं कि ये बंगाल की जो भूमि है सुभाष चंद्र बोस की भूमि है। आप ये स्वीकार कर लीजिए कि भाई हमारे यहाँ अपराध हुआ है और हमें जल्द से जल्द इनको इंसाफ देंगे, इसमें क्या है, छोटी सी बात है। ये तो वो कह रहे हैं, अब तक कहते रहे, लेकिन कहाँ दिया इन्होंने, आज तक नहीं किया। आज तक इतने अपराध हो गए, आज तक इन्होंने कभी नहीं कहा, कोई इंसाफ नहीं मिला उसको। जाति से और मजहब से नहीं चलेगा, वो भी नागरिक हैं, आपके बंगाल के नागरिक हैं, तो आपको उनके साथ इंसाफ करना चाहिए। मेरा आपका सवाल का जवाब ये है, अभी डिबेट में तो हम जवाब नहीं दे पाएंगे। आप काइंडली एंकर से मेरा नंबर ले लीजिए, आप कांटेक्ट कीजिए, कितना आदमी का खिलाफ सजा हुआ है, कितना आदमी को सजा भुगतना पड़ा ममता बनर्जी का गवर्नमेंट का टाइम में, हम डिटेल्स आपको दे देंगे, ये मेरा कमिटमेंट है। नहीं, चले ठीक है। अच्छा शांतु जी, मैं एक सवाल आपसे ये करता हूं, आप इन वारदातों को छोड़ दीजिए और बीजेपी जो बातें कहती है उसको छोड़ दीजिए। जिस किस्म की पॉलिटिकल वायलेंस पश्चिम बंगाल में होती है, इसके अलावा कुछ और एक आध राज्यों में और ऐसे उदाहरण जैसे केरल में देखने को मिलते हैं, ये आप इसको स्वीकार करेंगे कि हाँ, हम ये वहां पर पश्चिम बंगाल में एक वायलेंस का कल्चर है? और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि ये तब से ही है जब से तृणमूल है, ये पहले से चला आ रहा है, लेकिन इसे कभी तो खत्म करना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में वायलेंस का कल्चर लाया था CPM, 34 साल का बाएं बाजू का सरकार यहाँ पर चला। वहाँ का टाइम में एक से बढ़कर एक जुलूमबाजी, गुंडाबाजी, मास असैसिनेशन हुआ है। लेकिन जब से ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर बनी है, यहाँ पर जो जंगल महल है वहाँ पर हर डे एक आदमी खून होता था। अभी उस जंगल महल में जाके देखिए, अभी हिली रीजन में जाके देखिए, अभी बंगाल में ऐसा नहीं है। बंगाल में अभी पीस प्रिवेल कर रहा है। आप स्ट्रे 1-2 इंसिडेंट लेके अगर अपोजिशन लोग बोलेगा, एक बात का सवाल मेरे को दीजिए, अगर बंगाल में सचमुच ये लॉ एंड ऑर्डर का वायोलेशन हुआ होता तो एक के बाद एक चुनाव, हम कॉर्पोरेशन का चुनाव नहीं बोल रहा है, हम वही चुनाव बोल रहे हैं जो इलेक्शन कमीशन द्वारा होता है, जो सेंट्रल फोर्स द्वारा होता है, एक से बढ़कर एक से बाद एक चुनाव में, और पिछले से ज्यादा भारी मतों से तृणमूल क्यों जीत रही है? अगर तृणमूल का टाइम में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ गया होता तो 2021 में 2016 से ज्यादा सीट हमको कैसे मिला? उसके बाद जितना बाई इलेक्शन हुआ, साथ में साथ अभी कॉर्पोरेशन चुनाव लो, जहां पर भी चुनाव हो रहा है, बंगाल का आदमी तृणमूल कांग्रेस को क्यों वोट दे रहे हैं? इसका सवाल का जवाब है। ठीक, हर्ष जी क्या जवाब इस बात? शांतनु जी, आपने मेरे पहले सवाल का भी जवाब नहीं दिया, उम्मीद है इसका जवाब जरूर देंगे। आपने कहा कि हम चुनाव जीतते जा रहे हैं, ये पीसफुल होने का, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होने का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। आप मुझे बताइए जरा कि क्या देश के किसी हिस्से में इतनी हत्याएं राजनीतिक हुई हैं? और ये डेटा कोई ऐसा नहीं है कि कोई किसी एक चैनल का, किसी एक पत्रकार का है, बाकायदा वहां के जो आंकड़े हैं। और अभी पिछले एक सप्ताह में 26 से ज्यादा ऐसे मामले आए, वहां के अखबारों की रिपोर्ट आपको आती होगी, और वो भी तब जब ज्यादातर रिपोर्ट्स बहुत कम होती हैं। शांतनु जी आपसे ही कह रहे थे हर्ष जी। हेलो, जरा चेक करेंगे कहीं फोन लाइन तो नहीं कट गई उनकी। हेलो जी, शांतनु जी सुन पा रहे हैं आप? हाँ, अभी सुन पा रहे हैं, बोलिए प्लीज। नहीं, मैं कह रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर और पीसफुल होने का प्रमाण है कि आप चुनाव जीत जाते हैं। देश के किसी राज्य में हिंसा नहीं होती, किसी राज्य में चुनाव के समय हत्याएं नहीं होती, किसी राज्य में अर्धसैनिक बलों के ऊपर गोली नहीं चलती, किसी राज्य में पत्थरबाजी नहीं होती, किसी राज्य में पत्रकारों की गाड़ी तोड़ी नहीं जाती है। ये कैसा पीसफुल स्टेट है कि जहां ममता बनर्जी जीतती तो जाती हैं, लेकिन हमको जी बताएं।
हमको लगता है यू डोंट फॉलो न्यूज़पेपर, हमको लगता है यू डोंट फॉलो न्यूज़ चैनल। अगर आप देखते तो ऐसे बात नहीं बोलते। सबसे पहले एक मार्कर क्या होता है, एक गवर्नमेंट ठीक से चल रहा है, गुड गवर्नेंस का मार्कर होता है चुनाव का रिजल्ट। इलेक्शन कमीशन द्वारा आयोजित चुनाव का रिजल्ट में तृणमूल कांग्रेस हर एक चुनाव में जीत रहा है, जिससे मार्कर ऑफ गुड गवर्नेंस। अरे नहीं सर, लोगों का जीवन बचा रहे, लोग गूगल राज्य में खुशहाल रहे, उनके घर की महिलाओं के साथ गलत न हो, ये होता है मार। आप गूगल में सर्च करके देखिए, आप गूगल में सर्च मैं तो करके खबरों के लिहाज से ही बता रहा हूं आपको, आपको भी पता है, लेकिन आप आंख मूंदना चाह रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर का स्टेट, लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन बंगाल से और भी खराब है। अरे चले ठीक, बायस्ड होके बैठे हुए हैं, ये चैनल भी बायस्ड होके बात कर रहे हैं, तो कैसे होगा? कोई बात नहीं सर, ठीक है, सब बायस्ड हैं, आप सिर्फ सच बोलते हैं पूरी दुनिया में, कोई बात नहीं, तो मुझे पता था। लेकिन राकेश, आपने बार बार एक बात कही कि आप चुनाव जीतते हैं, यही हर बात का सबूत है कि वहां लॉ एंड ऑर्डर कितना अच्छा है, वहां क्राइम कितना कम है और ममता बनर्जी कितनी एबल एडमिनिस्ट्रेटर है। ठीक है राकेश जी, जवाब दें। देखिए, चुनाव जीतना एकमात्र क्राइटेरिया नहीं हो सकता है। चुनाव तो हिटलर और मुसोलिनी भी जीत कर आया था। चुनाव जीतने के बाद जनता के साथ आपका संवाद, जनता के हित के लिए आपका काम करना और जनता के हित के लिए आपका सरोकार होना, ये तीन बातें यदि नहीं है, तीन बातों में सबसे महत्वपूर्ण बात है लोगों की जान माल की रक्षा करना। जो शासन व्यवस्था लोगों में विश्वास पैदा नहीं कर सकती है, वो शासन व्यवस्था जनतांत्रिक नहीं हो सकती। एक दूसरी बात, शांतनु जी ने एक अपने ही उत्तर में वो बात बता दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी के वर्कर ने बीजेपी को मारा, टीएमसी के वर्कर ने टीएमसी को मारा। यानी कि हत्या यदि हम अपने घर में कोई अपनी पत्नी का कर दे तो कहीं इसको राज्य का क्या मतलब, इसमें आप क्यों पढ़ रहे हैं? मेरा मतलब वह नहीं है किस पार्टी का कौन है। राज्य में हत्या हो रही है, उस हत्या के हत्यारे को सजा मिलनी चाहिए। जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा और राजनीतिक पार्टी, विचारधारा, इसका कोई महत्व नहीं आता है। जब व्यक्ति अपनी जिस व्यक्ति को पृथ्वी पर रहने का अधिकार, उसको पृथ्वी से आप वापस भेज रहे हैं और अप्राकृतिक तरीके से भेज रहे हैं, तो वो शासन व्यवस्था अप्राकृतिक है, वो शासन व्यवस्था जनतांत्रिक नहीं है। इसलिए जनता को ऐसी शासन व्यवस्था के खिलाफ खड़े होने का अधिकार है। और तुम नहीं रहे जनप्रतिनिधि, हमारे कुर्सी गद्दी छोड़ दो, यह नारा लगाने का समय आ गया है। बहुत कम समय में देखिए, बिहार में सरकार बनी ही थी कि वहां 73 में आंदोलन शुरू हो गया था, 72 में सरकार बनी, 73 में आंदोलन शुरू हो गया था। तुम नहीं रहे, वही नारा बंगाल में लगे हो। और जनता ही ममता बनर्जी को 5 साल पूरा होने से पहले, राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जिंदा कौम 5 साल तक इंतजार नहीं करती है। शांतनु जी, आपको हम 5 साल से पहले जनता की ताकत से, सत्ता से बाहर करने की क्षमता रखते हैं और हम करके दिखाएंगे। चलो, अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा। शांतनु जी ने हमें इतना ही समय दिया था। अब संजय कुमार जी जुड़ गए हमारे साथ, तृणमूल कांग्रेस। संजय जी, आपका स्वागत है। मैं आपसे सवाल वहां से शुरू करता हूं जहां से चर्चा शुरू हुई थी कि आज जब इतना बड़ा जघन्य हत्याकांड हो गया पश्चिम बंगाल के अंदर, ममता बनर्जी कह रही है हम जांच करा रहे हैं। ठीक है, ये तो किसी भी प्रदेश में कहीं भी कोई वारदात होती है तो छोटे से छोटे अफसर से लेकर मुख्यमंत्री यही कहता है कि हम जांच करा रहे हैं, तो हमें स्वीकार है उनका यह बयान। लेकिन उसके बाद जब वो तुलना करने लगती है उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश में हाथरस में क्या हो गया, लखीमपुर खीरी में क्या हो गया, उन्नाव में क्या हो गया, यूपी बंगाल में कैसे गुंडा राज है, तो लगता है जैसे पर्दा डालना चाहती है कि भाई हमारे यहां भी हो गया तो कौन सी बड़ी बात है। बोलो, निकलना है हमको। देखिए, मैं पूरा बोलेंगे आपको। बंगाल में अच्छा हुआ है, मैं मानता हूं। दूसरे नंबर बात है, इमीडिएटली उसको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एसआईटी गठन कर दिया। मेरे बंगाल जो पुलिस है, स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस है, उसको कंपेयर कर सकते हैं। अच्छा, पंचायत इलेक्शन में यूपी में 15 आदमी को मौत हुआ था 15 आदमी को, महिला को कपड़ा खोला दिया गया था, बलात्कार हुआ था। ठीक है, यूपी बोला ना, यूपी में नहीं है। यूपी में क्या है? यूपी में किडनैपिंग इंडस्ट्रीज है, संडिल में इंडस्ट्रीज नहीं है, कानपुर में इंडस्ट्रियल स्टेट इंडस्ट्रीज नहीं है। गुजरात में क्या घटा था? गुजरात में 5000 आदमी को मौत हुआ था और हरेन पांड्या जैसा होम मिनिस्टर को हत्या ही हो गया था। आप भी वही कर रहे हैं संजय जी जो मैंने सवाल किया। बंगाल में जो हुआ उसका जवाब गुजरात और यूपी में क्यों ढूंढ रहे हैं? मैं कंपेयर करेंगे, क्यों कंपेयर कर रहे हैं? करेंगे तो हम कंपेयर करेंगे। आज बोले होम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का समय में थे, चीफ मिनिस्टर जब थे, हरीन पांड्या को मौत हुआ 26 मार्च 2003 में। उसको अभी तक कुछ इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ, मतलब जो कुछ भी वहां पर जांच नहीं हुआ, ना सीट गठन कर पाया, ना सीबीआई हुआ है। कहा एक होम मिनिस्टर मरता है तो उसके बारे में कुछ नहीं होता है। मेरे बंगाल में 2019 में 5 फरवरी में नदिया में करीमपुर में मेरे होनान विधायक सत्यजीत विश्वास का हत्या किसने किया था? भारतीय जनता पार्टी ने। अर्जुन सिंह जो भारतीय जनता पार्टी को जज वहां सांसद है, भाजपा में 6 महीने तक
जो संसद होने के बाद में वहां पर कॉलेज बंद था, दुकान बंद था, स्कूल बंद था, बैंक बंद था, बम का इंडस्ट्रीज बना दिया था। किसने? अर्जुन सिंह ने। मैं आपको मतलब बम की इंडस्ट्री लगाई बंगाल में बीजेपी के सांसद ने, आप कह रहे हैं? कहां से लेकर मटेरियल लेकर झारखंड और बाहर से, ये बिहार से वो ये बोम का जितना मटेरियल वो लेके आते थे। बिहार से लगातार झारखंड दूसरे राज्यों पर बंगाल में जो भी कुछ आज घटना घट रहा है आरएसएस और बीजेपी का देन है। और आरएसएस और बीजेपी बंगाल हर तरफ, बंगाल आज बंगाल नहीं है। आरएसएस और बीजेपी बंगाल को अशांत कर रहे हैं। चलें ठीक है रोहन जी, एक सेकंड सर एक सेकंड। यहाँ जो कुछ पत्रकार हैं, ऐसा नहीं है कि ये अभी स्कूल से निकले हैं, देश भर घूमते हैं। बंगाल में मुझे लगता है कई दफे कई दर्जनों बार जा चुके होंगे। रोहन जी। संजय जी, आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं कि कौन सा ऐसा मुख्यमंत्री है भारत में जो प्रधानमंत्री की गरिमा ना रखते हुए साइक्लोन यास का इतना बड़ा मीटिंग हो रहा है और वहां से निकल जाता है, उसके बाद एनएचआरसी इतनी बड़ी रिपोर्ट शामिल करती है कोर्ट में जाके, फिर भी बंगाल की जो मुख्यमंत्री है उस पर कोई कदम नहीं उठाती। 48 घंटे चले गए हैं, प्रधानमंत्री को बयान देना पड़ रहा है प्रदेश की घटना पर। आप सोचिए कि मुख्यमंत्री वो स्पॉट विजिट नहीं कर रही, लेकिन बीजेपी जो ऑपोजिशन में है उसके 2 एमपीज जाके उस जगह पे जाके विजिट करके आ रहे हैं। आप मुझे बताइए कि क्यों ममता बनर्जी नहीं गई अभी तक असम में उन लोगों से मिलने जो 5000 लोग पलायन करके चले गए और जो यहाँ पे हादसा हुआ? जहां पर मीटिंग और कहां पर मीटिंग हुआ था मालूम है? कड़ाईकुंडा में, एयरफोर्स का इलाका में, इंडियन एयरफोर्स का। वहां पर दीदी को 1 घंटा खड़ा करके रखी थी, एयरफोर्स ने घुसना नहीं दिया था। आपको मालूम है? ये तो आज नया ही सिद्धांत इन्होंने, आज आपकी ब्रीफिंग नहीं हुई पार्टी कार्यालय से ठीक से। आप अगर आप ऑर्डर नहीं करेंगे एयरफोर्स का एरिया में, दीदी घुस नहीं सकता। 1 घंटा बाहर में खड़ा करके रखे थे उसको, गाड़ी को घुसने नहीं दिया था। आप बोल रहे हैं वहां पर गया मीटिंग में, बाद में तो मेरे उसको भी तो इलेक्शन चुनाव प्रचार था, चारों तरफ से उसको कैंपेनिंग था, हर तरफ से उसमें गया है। और आप जहां पर रुकते हैं जाने नहीं देते, ऊपर से आप मेरे को ऊपर बोल रहे हैं, ड्रामा करके नाटक करके बोलेंगे, ये बात हम सुनने के लिए तैयार नहीं है। दीदी देखिए, बंगाल आज देश का मॉडल भी है, मेडल भी है, हर तरफ से। आज 100 दिन का काम में हम आगे हैं, किसी कानून में हम आगे हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में हम आगे हैं, प्लेसमेंट सर्विस मिनिस्टर। जो 8 लोग जल के मर गए हैं संजय जी, 8 लोग जो जल के मर गए हैं, कृपया उनके परिजनों से जाकर के कहिए कि पश्चिम बंगाल ही मॉडल है और मेडल है, और कि उनको दिखाइए कि ये तुम्हारा मेडल है। 7 साल की बच्ची जो जल के मर गई ना, बोलिए ये है मेडल। एसआईटी किसने गठन किया है? कोई जैसे लखीमपुर। अरे तो कम से कम जिस दिन आपकी सरकार पर इतने गंभीर आरोप लग रहे हो, इतनी बड़ी वारदात हो गई हो, उस दिन तो मत कहिए कि आप मॉडल स्टेट हैं। प्रोटेक्शन किया है और जाके वहां पर पुलिस अंडर लॉ एंड ऑर्डर को उसको कंट्रोल किया है, उसको घर में राहत पहुंचाया, मंत्री पहुंचे, डीजी पहुंचे, एसआईटी गठन किया। गनबैन सिंह जैसे होनान आईपीएस ऑफिसर, मिराज खलत जैसे होनान ऑफिसर, भरतलाल मीणा जैसे होनान ऑफिसर। किसी को कुछ कहना उनसे तो कह सकते हैं। बंगाल में जो काम होता है वो देश में नहीं होता है जी। अच्छा, यहां पर ना बिल्कुल बिना किसी पार्टी से कोई ताल्लुक रखने वाले आम लोग हैं स्टूडियो में, ये को आपकी बात को सुन रहे थे, कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे, बोलिए। मैं संजय जी से पूछना चाह रहा हूं कि ममता दीदी को बंगाल को कश्मीर बनाने के लिए कितने कार्यकाल चाहिए? इसी में बना देंगी या फिर एक कार्यकाल और चाहिए इनको? आपको लग रहा है कि बंगाल कश्मीर बन रहा है? बिल्कुल बनने जा रहा है सर। मैं वहाँ रहा हूँ और वहाँ मटिया बुरुज तो पहले से मिनी पाकिस्तान बना हुआ है। मैं वहाँ रह करके जिया हूँ, देखा हूँ वहाँ पे। कहाँ पर? मैं सांकरेल में रहा हूँ, वहाँ पे मटिया बुरुज के इस पार, दरियाओं के इस पार और उस पार मैं लाशें बहते हुए देखा हूँ जिस समय कम्युनिस्ट की सरकार थी। और उसी राह पे ममता बनर्जी चल रही हैं और जितना भी कम्युनिस्ट का कैडर था वो आज के डेट में तृणमूल का कैडर बना हुआ है और बंगाल में वही स्थिति ला करके रखा हुआ है। और आने वाले दिन में मैं संजय जी से कहता हूं कि बंगाल दूसरा कश्मीर बन करके रह जाएगा। क्या कहेंगे संजय जी? जवाब आप लेंगे? इसके जवाब लेंगे आप? हाँ बोले। डब्लू अंसारी एक क्रिमिनल है, उसके साथ सीमी का एक्टिविटीज है, टेररिस्ट है, फेक मतलब ये फेक करेंसी में बिजनेस करता है। भारतीय जनता पार्टी में दिलीप घोष उसको ज्वाइन कराया है, जिसको बेंगलोर से मेरे एसटीएफ जाके उसको अरेस्ट करके लेके आए थे। अच्छा, ये कौन है? ये कौन है? ये आपको पार्टी भारतीय जनता पार्टी में दिलीप घोष ने ज्वाइन कराया था? ये तो इतना बड़ा सीमी का एक्टिविटीज है, आप उसको जवाब नहीं दे पाएंगे। और आप जो बोल रहे हैं गोमूत्र और गोबर का जो दल होता है और आरएसएस और बीजेपी का आदमी होता है, ये सब सवाल करता है। बंगाल में 73% हिंदू आबादी है,
यहाँ पर आप- हिंदू मुसलमान लड़ाई नहीं होता आप है। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के छत्र छाया में कब तक आप जिएंगे, कब तक आप बचेंगे? अरे स्वीकारिए वहां की हकीकत को, स्वीकारिए वहां के जनता की पीड़ा को समझिए। नहीं तो वो कह रहे हैं ना कि जनता कहां पीड़ित है, जनता तो जिता रही है, पिछली बार से ज्यादा सीट और वोट दिया है। जिता क्या रही है? वहां तो लाठी के और बम और बंदूकों के दौर पे जीतती है वहां की सरकार बनती है, गुंडागर्दी से जीतती है, गुंडागर्दी से जीतते हैं। मैं जिया हूं, मैं 6 साल की उम्र से बंगाल में रहा हूं और एक एक हकीकत को मैं जानता हूं। जिस समय ममता बनर्जी गिरी हुई थी ना रोड पे, मैं उस रैली में मैं भी मौजूद था। अच्छा ठीक। जिस समय कम्युनिस्ट ने उनको मार करके गिरा दिया था, माथा फट गया था, मैं वहीं पे था। क्या बात करते हैं? और उसी के कैडर को आज लेकर के वो आज राज कर रही हैं। कहाँ है आप? कल्चर बंगाल, झूठ मत बोलिए, झूठ मत अच्छा बोलिए। ठीक, एक जवाब सुनिए, 1 मिनट मेरे बात सुनिए आप। भारतीय जनता पार्टी को कल्चर संस्कृति, रूपा गांगुली बच्चा चोरी केस में बच्चा चोरी करके फॉरेन में बेचते थे। पामेला गोस्वामी, राकेश सिंह कोकेट में था सर, वहां पे उनके सामने मैं उनके रैली में था, कांग्रेस के समय। अच्छा ठीक। बेचने वाला था, मेला से जेब काट के पॉकेट मानी पर्स उसको पास में मिला था, पैसा चोरी करके वो भाग रहा था। भारतीय जनता पार्टी के राखी बोल के लीडर है। अच्छा, सारे आरोपों का जवाब आप देख रहे हैं। चर्चा 6 बजे से हम कुरुक्षेत्र में सवाल पूछ रहे हैं, यहां बैठे आम लोगों ने अपनी बातें रखी हैं। हर्षवर्धन जी, आरोप का बंगाल में क्यों हो गया तो यूपी में क्या हुआ था? बम की फैक्ट्री क्यों है वहां पर तो बम आता है झारखंड और बंगाल से। अभी ये साफ बात कर रहे थे कि वहां पर क्या क्या हुआ, अपने अनुभव से बता रहे थे। तो बताया जा रहा है कि बीजेपी के नेता किस किस को पार्टी में लेकर के आए। देखिए सौरभ जी, बड़ा शर्मनाक है ये। और मैं 2 मूल सवाल कि किस राज्य में लोगों को अपना घर छोड़ के जाना पड़ा किसी चुनाव के बाद, किस राज्य में चुनाव के हर चरण में हिंसा होती है, किस राज्य में अर्धसैनिक बलों को मारा गया, पत्रकारों को पीटा गया, और आज भी दुर्भाग्य ये कि तृणमूल कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, चूंकि खुद ममता बनर्जी उसी तरह से पेश कर रही हैं, और जिस देश में यह कहा जाता है कि लोकतंत्र सब ठीक कर देता है, पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र को ये लोग किस तरह से बिगाड़ रहे हैं ये दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात, लोगों का जीवन सुरक्षित नहीं है, जो मूल अधिकार। 15 सेकंड का जवाब संजय जी। मैं आपको बता रहा हूं, चुनाव को पहले दिलीप घोष बोला था अगर हम 2 मई को सत्ता में आ जाता है, हर तृणमूल कांग्रेस का कार्यकर्ता को लेके हम गोली करके मार के पेड़ के अंदर झुला देंगे, महिला को द्रौपदी जैसे कपड़ा हरण करेंगे। किसने बोला था? दिलीप घोष ने। सायंतन बोस ने क्या बोला? 1 गोली क्यों मारता, 10 गोली मारने चाहिए। और इलेक्शन के बाद में रिजल्ट जैसे खराब हो गया, न्यूटन के थर्ड मेथड का एवरी रिएक्शन। तो आपने सोचा कि चलो ये तो जीते नहीं, ये तो नहीं कर पाएंगे, हम कर देते हैं, भाग जाता है। इसको जिम्मेवारी मेरा नहीं है। जनता को आप डराएंगे, धमकाएंगे और जनता एक चलिए ठीक है। अब तो आपसे बस उम्मीद यह है कि ये जो हुआ है बीरभूम में, इसका इंसाफ जल्द से जल्द दिलाएं, तभी ममता बनर्जी के पास नैतिक अधिकार रहेगा कि वो और राज्यों के ऊपर बोल पाएं, और अपराधों और राज्यों में होने वाले अपराधों पर बोल पाएं और सरकारों पर सवाल उठा पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी आपका, और रोहन जी हमारे साथ थे, हर्षवर्धन जी, और हमारी इस ऑडियंस का बहुत शुक्रिया आपका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।